Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation the Bio World. Ladies and gentlemen, आज का वीडियो है वीडियो नंबर 16 और इस वीडियो नंबर 16 में हम लोग बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस का आखिरी लेक्चर। इस पर्टिकुलर आखिरी लेक्चर में हम लोग आपके एनसीईआरटी में जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के बिगनिंग में जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग इन एक्सपेरिमेंट को लास्ट में डिस्कस करते हैं इसलिए ताकि आप पूरा फोटोसिंथेसिस अगर अंडरस्टैंड कर लिए तो इन एक्सपेरिमेंट को हम बहुत ही जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। इनको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। यस सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्यू टू लो कनेक्शन, मतलब इंटरनेट का जो कनेक्शन था वो स्पीड नहीं थी, दैट्स वाई आई एम कन्वर्टिंग दिस लाइव वीडियो इनटू अ I am shooting the video rather than taking the live lecture. Yes, sir. So we'll check out the connection and we'll begin the live class as well. Ladies and gentlemen, presenting video number 16. Video number 16 का नाम है Experiments of Photosynthesis. मतलब ये वो सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं। यस सर, हियर वी गो। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ रोमन नंबर 1. दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हम हमेशा बोलते हैं स्टार्च टेस्ट। तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली हम आपकी एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए सीक्वेंस वाइज, पैराग्राफ वाइज। सो अभी आपको आई थिंक पेज नंबर 206, आपको पेज नंबर 206 ओपन करना है एनसीईआरटी में और पेज नंबर 206 पे ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ऑब्वियसली उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बट ये सीखने के बाद जब वो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यस सर। तो हम लोग स्टार्च टेस्ट पढ़ने वाले हैं। ऐसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है जो शॉर्ट में हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। स्टार्च टेस्ट के बारे में बात करते हैं। स्टार्च टेस्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टार्च? स्टार्च वो पॉलीसेकेराइड होता है जो ग्लूकोज से बनता है और इसको बनाने का काम हमेशा प्लांट परफॉर्म करता है। हम लोग स्टार्च नहीं बना सकते। एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज द स्टार्च, हमेशा प्लांट स्टार्च बना सकते हैं। प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। उसी ग्लूकोज को जब हम कंबाइन कर देते हैं, तो ग्लूकोज कंबाइन होने के बाद स्टार्च बनता है। सो स्टार्च बना या नहीं बना, फोटोसिंथेसिस हुआ या फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ये कैसे डिटेक्ट किया जाए? तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग स्टार्च टेस्ट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम कैसे परफॉर्म करते हैं? तो आपको एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है। एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है टू डिटेक्ट स्टार्च। तो आई जस्ट राइट हियर टू डिटेक्ट स्टार्च। स्टार्च को डिटेक्ट करने का काम हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जरा हम लोग फोकस करते हैं कि जब हम स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करते हैं या स्टार्च को डिटेक्ट करते हैं तो ये काम हम कैसे करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको दो लीफ लेने होंगे। एक होगा वेरिएगेटेड, हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है वेरिएगेटेड, और बहुत सारे बच्चों को ये जो वेरिएगेटेड लीफ होता है ये मालूम ही नहीं। तो हम लोग दो लीफ लेने वाले हैं, एक होता है वेरिएगेटेड लीफ और एक होता है नॉर्मल लीफ। और ये जो नॉर्मल लीफ है उस लीफ के जो कुछ पार्ट को हम ब्लैक पेपर से कवर करेंगे। मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों ब्लैक पेपर से कवर करते हैं, व्हाट इज वेरिएगेटेड लीफ। तो चलो फोकस करते हैं। व्हाट आई विल टेक लीफ। सबसे पहले मैं लीफ लूंगा और मैं दो टाइप के लीफ लूंगा। आई एम गोइंग टू टेक टू टाइप्स ऑफ लीफ, फर्स्ट टाइप ऑफ लीफ एंड सेकेंड टाइप ऑफ लीफ। फर्स्ट टाइप ऑफ लीफ को हम लोग बोलते हैं वेरिएगेटेड लीफ। और ये जो दूसरा टाइप ऑफ लीफ है वो हम लोगों का नॉर्मल लीफ है, लेकिन उस नॉर्मल लीफ का जो पार्ट है वो ब्लैक पेपर से कवर्ड है।
सो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, वी आर गोइंग टू टेक वेरीगेटेड लीफ हम ले रहे हैं और नॉर्मल लीफ ले रहे हैं। वेरीगेटेड लीफ क्या होता है उसको अंडरस्टैंड कीजिए सबसे पहले। तो वेरीगेटेड लीफ कुछ ऐसे लीफ होते हैं जिनमें येलो वाइट पैचेस होते हैं ग्रीन के साथ। अगर मुझे आपको इमेजिन करवाना है तो आई वुड लाइक टू शो यू दिस पर्टिकुलर फिगर। आप इस पर्टिकुलर फिगर को देख सकते हैं। कैन यू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर फिगर? अगर आप इस प्लांट को देखेंगे, इस लीफ को देखेंगे, तो इस लीफ को हम वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस लीफ में देयर इज अ येलो पैचेस या वाइट पैचेस है और बीच में देयर इज अ ग्रीन पैचेस ऑल्सो। ऐसे लीफ को हम लोग वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। वेरीगेटेड लीफ वो लीफ कहलाता है जिसपे पैटर्न आता है, येलो के साथ ग्रीन पैटर्न आता है या वाइट के साथ ग्रीन पैटर्न आता है। जब वो पैटर्न डेवलप हो जाता है तो ऐसे लीफ को वेरीगेटेड लीफ कहा जाता है। वेरी गुड। सो इंडिया, जब हम लोग, अच्छा वेरीगेटेड लीफ हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वेरीगेटेड लीफ में जो येलो एरिया है, येलो पार्ट है, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होना, उसके पास क्लोरोफिल नहीं आता, इसलिए तो येलो पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर जाता। बात समझ में आता? वेरी गुड इंडिया, फोकस है। सो ये वेरीगेटेड लीफ है और ये नॉर्मल लीफ है विथ पोर्शन कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। सुपर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो आगे का क्या एक्सप्लेनेशन है? आगे ये एक्सप्लेनेशन है कि वेरीगेटेड लीफ को हम लोग लेंगे। वेरीगेटेड लीफ का फोटो आपको क्लियर हो गया है, सो आपको कोई और इसमें डाउट नहीं है। अब वेरीगेटेड लीफ को विल एक्सपोज टू द सनलाइट, सनलाइट से एक्सपोज करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने नॉर्मल लीफ लिया हुआ है, बट इसका जो पोर्शन है इट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। सो जरा ये डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आई हैव दिस पर्टिकुलर नॉर्मल लीफ। वाओ क्या पत्ता है। यस सर। देन आई विल कवर दिस विद द ब्लैक पेपर। So this is nothing but the black paper. पत्ते का वो हिस्सा जो ब्लैक पेपर से कवर्ड है, एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सपोज लीफ, एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ। सवाल ये उठता है कि ये किससे एक्सपोज हो रहा है? ऑब्वियसली लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक्सपोज हो रहा है सनलाइट से। सनलाइट से। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये वेरीगेटेड लीफ है, हमने इसको सनलाइट से एक्सपोज किया है। ये नॉर्मल लीफ है विद द पोर्शन कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, इसको भी हमने सनलाइट से एक्सपोज किया हुआ है। सनलाइट से जैसे ही हम किसी भी पत्ते को एक्सपोज करते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर जाता है। एब्जॉर्ब करते ही देखो वो क्या कर जाता है, फोटोसिंथेसिस। और जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। यस सर। इसके पहले ये जो दोनों प्लांट है ना, उसको हम डार्क में रखते हैं। सबसे पहले ये जो लीफ है, हम खाली लीफ नहीं लेते हैं, अच्छे से समझ लो, लीफ विथ प्लांट लेंगे। हम लीफ को अकेला नहीं लेंगे। अगर मैं बोलूँ कि आप मेरा हाथ लेके जाओ, है ना, आप मेरा हाथ लेके जाओ, तो क्या आप मुझे पूरी बॉडी को लेके जाओगे ना? खाली मेरा हाथ लेके जाओगे नहीं ना। अगर मैंने बोला मेरा वॉच लेके जाओ, तो आप मेरा वॉच लेके जा सकते हो, उसमें मैं नहीं आऊँगा। लेकिन अगर आप मेरा हाथ लेके जाओगे, मेरा सर लेके जाओगे, मेरा आँख लेके जाओगे, तो एक्चुअली इसका मतलब होता है कि आप मुझे लेके जाओगे। एक्चुअली इसका मतलब मैं यही समझता हूँ, आप जो भी समझते हैं, है ना। सो ये वेरीगेटेड लीफ है, ये एक्चुअली में प्लांट है ना, इट इज नथिंग बट दी प्लांट। पक्का ये प्लांट है। और इसको हमने डी स्टार्च किया हुआ है। क्या किया हुआ है? डी स्टार्च। बच्चे समझते हैं कि भैया स्टार्च तो अभी समझता नहीं था, अभी डी स्टार्च क्या होता है। इधर देखो, डी मतलब रिमूवल, स्टार्च मतलब स्टार्च। रिमूवल ऑफ स्टार्च इज कॉल्ड डी स्टार्च। अच्छा,
किसी भी पत्ते से तुम स्टार्च रिमूव कर सकते हो क्या? वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या किसी भी पत्ते के स्टार्च को आप रिमूव कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब होगा यस, कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? अगर मैं किसी भी प्लांट को डार्क कंडीशन में रख दूं, जैसे आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर मैं कोई भी प्लांट लेता हूं, ये मैंने प्लांट लिया, पक्का अच्छा प्लांट है। अगर मैं इस प्लांट को गमला लिया, गमला गार्डन से गमला लिया, यस सर, इस प्लांट को मैंने डार्क कंडीशन में रखता, कीप इट इन डार्क फॉर 2-3 डेज। अगर मैंने क्या किया, उस प्लांट को मैंने कहा क्या कर दिया, डार्क कंडीशन में रख दिया, कितने दिन के लिए? 2 से 3 दिन के लिए। जैसे मैंने उस प्लांट को 2 से 3 दिन के लिए डार्क कंडीशन में रख दिया, उसके लीफ के अंदर क्या वो अभी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएगा? डार्क है, डार्क में कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है? तो ऑब्वियसली नहीं कर पाता है। फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन कहलाता है जो हमेशा लाइट के प्रेजेंस में हो जाता है। अगर लाइट ना होके डार्क कंडीशन आता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। अच्छा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो इसका ये जो स्टार्च है वो बनेगा क्या? तो इसका जवाब है स्टार्च नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ, स्टार्च नहीं बनेगा। अगर स्टार्च नहीं बनेगा फिर क्या होगा? ओ माय गॉड, अगर स्टार्च नहीं बनेगा तो प्लांट डी स्टार्च हो जाएगा। अच्छा, नहीं बनेगा लेकिन प्लांट जिंदा है तो वो यूज करेगा ना। तो लीफ में जो भी स्टार्च पहले से था, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले जो भी स्टार्च था, पत्ता प्लांट जब तक जिंदा था उस स्टार्च को यूज करेगा। कुछ नया तो बन नहीं रहा है। जैसे लॉकडाउन हुआ, सबके जॉब नहीं थे, तो लोगों ने जो अपना रिजर्व पैसा रखा हुआ था, इमरजेंसी फंड रखा हुआ था, वो इमरजेंसी फंड लोगों ने लॉकडाउन में यूज किया। यस सर, इज दैट क्लियर? वैसे ही ये जो प्लांट होते हैं, पत्ता, वो स्टार्च स्टोर करके रखते हैं, वो इमरजेंसी फूड रहता है। फ्यूचर पता नहीं कैसा हो, फिर से कब लॉकडाउन लग जाए, डू यू अंडरस्टैंड? तो उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि आपको जो एसेंशियल फैसिलिटी है, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, वो सब दी जा सके। एग्जैक्टली। तो अगर मैं 2 से 3 दिन तक रखता हूँ तो प्लांट जो स्टार्च स्टोर किया था वो यूज कर जाएगा और अब उस पत्ते के पास स्टार्च नहीं आएगा। इसीलिए तो ऐसा पत्ता अब डी स्टार्च प्लांट कहलाएगा। यस सर, डी मतलब रिमूवल, स्टार्च मतलब स्टार्च, रिमूवल ऑफ स्टार्च कॉल्ड डी स्टार्च। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यस सर, इंडिया। सो हमने वेरीगेटेड लीफ लिया, हमने उसको सनलाइट से एक्सपोज किया। वेरीगेटेड लीफ लिया, सनलाइट से एक्सपोज किया। यहाँ पे हमने नॉर्मल लीफ लिया, अ पोर्शन कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। मैंने इसको ब्लैक पेपर से कवर किया। ब्लैक पेपर का इफेक्ट क्या है? ब्लैक पेपर पे लाइट आएगी, चली जाएगी, मतलब वो ब्लैक बॉडी 100% वो डार्क बॉडी रहती है। फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं ना, डार्क बॉडी है, डार्क ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो लाइट को पास होने नहीं देता है। तो अगर ब्लैक पेपर से कवर है ना, तो ब्लैक पेपर, इसके नीचे जो पत्ता है ना, ये जो पार्ट है, ये हिस्सा पत्ते का, ये पार्ट, इसको ना सनलाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो ब्लैक पेपर है वो पूरी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर जाएगा। बात समझ में आएगा? यस। सो will not receive sunlight, उसको सनलाइट एक्चुअली में नहीं मिलेगा। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। हम जिंदगी की राहों में हमेशा आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। सनलाइट से एक्सपोज किया, दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ये चुप नहीं रहेगा, ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, है ना? यस सर। फोटोसिंथेसिस करने के बाद स्टार्च बनेगा, तो ये भी स्टार्च बनाएगा, स्टार्च फॉर्म
और ये भी स्टार्च बनाएगा, तो हम लिख देते हैं स्टार्च फॉर्म। यहाँ पे भी स्टार्च बनेगा और यहाँ पे भी स्टार्च बनेगा। जब दोनों जगह पे स्टार्च बनेगा, यस सर, अगर सनलाइट आई तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा। अगर स्टार्च यहाँ पे बनेगा तो हम इस स्टार्च को टेस्ट करेंगे या इस स्टार्च को डिटेक्ट करेंगे। कुटे लीला मैंने, डिटेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा है टू डिटेक्ट स्टार्च। स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आयोडीन। आप सभी को मैंने ही, यही विजय मिश्रा ने आपको बायोमोलिक्यूल्स में के टॉपिक में स्टार्च का जो टॉपिक था पॉलीसेकेराइड, उसमें हमने बताया था कि ब्राउन ब्रेड के ऊपर, ब्राउन ब्रेड के पास स्टार्च रहता है, उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। और वहाँ के बाद अब ये वही सेम पार्ट यहाँ पे आता है। तो स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन। एक्चुअली में आयोडीन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है या ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। यस सर, इज दैट क्लियर? अगर ये आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट हो जाए, काय सांगितलं मी तुम्हाला, आयोडीन है, इट इज ब्लैक ब्राउन इन कलर। जब ये स्टार्च से रिएक्ट हो जाएगा तब ये ब्लूइश ब्राउन कलर या ब्लूइश कलर अपीयर दिखाई देगा। तो अगर ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है तो वहां पे वो स्टार्च से रिएक्ट हो गया है। अगर वो ब्लू कलर नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, तो स्टार्च को वहां पे प्रेजेंट नहीं है। इसी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर मैं एक बार और समझाता हूँ। स्टार्च फॉर्म, स्टार्च बनेगा एंड इट विल बी डिटेक्टेड बाय आयोडीन। हम इसको आयोडीन से डिटेक्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। हम आयोडीन की मदद से हम इसको डिटेक्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? इज दैट क्लियर? विल डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, विल डिटेक्ट विद हेल्प ऑफ आयोडीन। हम आयोडीन की मदद से हम इसको डिटेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे जो येलो पार्ट होंगे, येलो पार्ट में आयोडीन जो होगा वो कौन से कलर में होगा? इट इज गोइंग टू बी स्टिल रिमेन ब्राउन कलर। लेकिन जो ग्रीन पार्ट होगा, जो ग्रीन हिस्सा होगा या ग्रीन पार्ट होगा, वहां पे स्टार्च प्रेजेंट होगा और वहां पे आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट होने के बाद, आपको मैं ब्लू में ही लिखता हूं, आपको लगे कि हाँ ब्लू है, ये ब्लू कलर देगा। ब्लू कलर अगर आपको दिखाई देता है, इसका मतलब स्टार्च बना हुआ है। यस सर। अगर ब्लू कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, आयोडीन ब्राउन कलर में दिखाई देगा, ब्लू नहीं दिखाई देगा। यस सर। सो ब्राउन इंडिकेट दैट यहाँ पे स्टार्च नहीं बना हुआ है। ऑब्वियसली जो येलो एरिया होगा वहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। आई थिंक ये सुपर्ब एक्सप्लेनेशन है, आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे जब हम यहाँ पे अब इस एक्सपेरिमेंट को दो हिस्से में हम डिवाइड कर देते हैं। एक वो हिस्सा जो एक्सपोज है और एक वो हिस्सा जो ब्लैक पेपर से कवर्ड है, ये वाला एरिया ब्लैक पेपर कवर्ड है ना। अगर कोई भी एरिया जो एक्सपोज है तो वो आपको कौन सा कलर देगा आयोडीन से डिटेक्ट करने के बाद? तो इट विल गिव यू द ब्लू कलर। ये ब्लू कलर देगा। ब्लू कलर इंडिकेट करता है स्टार्च फॉर्म। स्टार्च यहाँ पे बना हुआ है। ब्लैक कलर में जैसे ही मैंने आपको बोला कि सनलाइट ही नहीं मिलेगी, अगर इनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा। सो दैट विल बी ब्राउन कलर। ब्राउन कलर ही अपीयर होगा। आई थिंक दिस वर्क इज सुपर्ब। आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हम वेरीगेटेड लीफ और नॉर्मल लीफ भी यूज करते हैं।
वेरीगेटेड लीफ वो लीफ होता है जिसमें येलोइश कलर ज़्यादा होता है और ग्रीन कलर भी होता है। एक्चुअली पैटर्न होता है येलो और ग्रीन का। यहाँ पे येलो एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है लाइट से एक्सपोज करने के बाद, इसलिए ये येलो एरिया आपको आयोडीन डालने के बाद ये आपको ब्राउन कलर अपीयर होगा, लेकिन ग्रीन एरिया में वो ब्लूइश अपीयर होगा क्योंकि आयोडीन प्रेजेंट है। आयोडीन जब भी आयोडीन का खुद का कलर हमेशा ब्राउन होता है। यस सर, आयोडीन का जो खुद का कलर होता है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ब्राउन, लेकिन अगर वो स्टार्च से रिएक्ट करता है तो वो आपको देता है ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर आया मतलब स्टार्च झाला, ब्लू कलर तुम्हाला नाही आला, ब्राउनच आला म्हणजे स्टार्च अब्सेंट है। एक्सपोज पार्ट में ब्लू कलर आता है, स्टार्च फॉर्म होता है, ब्लैक कवर्ड पेपर में यहाँ पे स्टार्च नहीं होता है। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर और आपको ये हिस्सा समझ में आ गया है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। दिस इज कॉल्ड एज अ मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हेलो अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम लोग बात करेंगे अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बारे में, और वो जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसको हम बोलते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ मतलब इसमें आधा पत्ते का इस्तेमाल हम करेंगे किसी स्पेशल चीज के लिए। तो जरा इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट समझने से पहले आप ये समझिए सबसे पहले कि ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि प्लांट रिक्वायर CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, इस चीज को प्रूफ करना। यस सर, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रूव यस सर, इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रूव दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। CO2 की जरूरत है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। यस सर, तो चलो इस एक्सपेरिमेंट को बिगिन करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट, हम इसमें लीफ यूज करते हैं। ऑब्वियसली लीफ हम अकेले यूज नहीं करेंगे, लीफ विथ प्लांट रहेगा, ये बात को आप हमेशा ध्यान रखना। मैं ड्रॉ करते हुए तो एक लीफ का ही इस्तेमाल करूंगा, बट यू मस्ट इमेजिन दैट वो लीफ प्लांट के ऊपर है ना। ओके, देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज KOH। हम यहाँ पे KOH यूज करने वाले हैं, और ये जो KOH है इट इज सोक्ड ऑन कॉटन। सोक्ड ऑन कॉटन का मतलब ये होता है कि हम कॉटन को लेंगे, कॉटन को KOH में डालेंगे और उस कॉटन सोक्ड विद KOH हम इस्तेमाल करेंगे। यस सर, एग्जैक्टली। तो चलो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लीफ लेंगे। विल टेक द लीफ। दिस इज नथिंग बट द लीफ, और इस पर्टिकुलर लीफ को हम रखेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। इस लीफ का जो 50% पार्ट है या लीफ का जो हाफ हिस्सा है, हाफ हिस्सा विल कीप इट इन अ टेस्ट ट्यूब। हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। सो आई हैव दिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब। कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। सो ये हम लोगों का पत्ता है, दिस इज नथिंग बट द लीफ, और ये जो लीफ का हिस्सा है इट इज एक्सपोज टू द एयर, एक्सपोज टू एयर। हमारे एटमॉस्फेयर को ये एक्सपोज है, लेकिन ये जो हाफ पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द लीफ प्लेस्ड इन टेस्ट ट्यूब, प्लेस्ड इन टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब में प्लेस्ड है। आपको यहां पे ये सीखना है कि आई हैव प्लेस्ड हियर कॉटन, ये कॉटन है, और ये कॉटन को हमने मिक्स किसके साथ किया हुआ है, दिस कॉटन इज मिक्स्ड विद, दिस पर्टिकुलर कॉटन इज सोक्ड विद द KOH। हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है
KOH में इस कॉटन को सोक्ड करेंगे और वो सोक्ड कॉटन यहाँ पे हम लोग बॉटम पे रखेंगे। एकदम सिंपल है। सो विल कीप इट हियर KOH soaked कॉटन। KOH soaked कॉटन हम लोग यहाँ पे रखेंगे। दिस इज अ प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज एक्सपोज टू एयर और ये लीफी पार्ट है। सिंपल एंड वेरी क्लिस्टर क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल एक्सपोज विद द लाइट। कैसा, ये पूरे स्ट्रक्चर को वी विल एक्सपोज टू द लाइट। लाइट बोलने का मतलब है हम लोग सनलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। यस सर। सो सनलाइट या ट्यूब लाइट भी चलेगा। जब हम इसको सनलाइट से एक्सपोज करेंगे बच्चों, एग्जैक्टली जब हम इसको सनलाइट से एक्सपोज करेंगे तो एग्जैक्टली होता क्या है, फोटोसिंथेसिस होना चालू हो जाता है। फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन कहलाता है जिसमें वाटर यूज होता है प्लस CO2 यूज होता है और इसमें CH2O ग्लूकोज बनता है प्लस इसमें वाटर रिलीज होता है प्लस इसमें ऑक्सीजन आता है। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो ये 6CO2 रहेगा, ये 12H2 रहेगा, ये C6H12O6 रहेगा, ये 6 रहेगा और ये 6 रहेगा अगर रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का बेसिक रिएक्शन है जो आप अब तक इसको सीखने में एक्सपर्ट हो गए हो। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए ये जो CO2 है इसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। अगर मैं आपको पूछूं कि प्लांट को ये CO2 कहाँ से मिलता है, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट। EVS का मतलब होता है एनवायरमेंट से मिलता है। एकदम क्लियर है। तो ये जो एक्सपोज पार्ट है जो एयर को एक्सपोज है, इसको तो CO2 मिल जाएगा। यस सर। सो दिस पार्ट रिसीव CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये CO2 रिसीव करेगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर से CO2 को रिसीव करेगा एंड इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आल्सो। ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेगा और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद हम इसको स्टार्च के लिए डिटेक्ट करेंगे, स्टार्च डिटेक्शन। और ये हमको स्टार्च पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब स्टार्च प्रेजेंट, स्टार्च प्रेजेंट। यस सर। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है और यहाँ पे स्टार्च बन भी जाता है, तो स्टार्च प्रेजेंट ऐसा हम बोलते हैं। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। ये हिस्सा जहाँ पे KOH प्रेजेंट है, मतलब पत्ते का हाफ पार्ट, इसलिए हम बोलते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ क्यों बोलते हैं? ओनली द हाफ पार्ट ऑफ द लीफ बीइंग एक्सपोज टू द KOH and it is placed inside the test tube. So we must write here, this is test tube. और अब हम लोग ये इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि CO2 मिलेगा या CO2 नहीं मिलेगा, इस एरिया में CO2 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पे CO2 रहता है। यस सर। CO2 इज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। ये अगर कोई भी टेस्ट ट्यूब मैंने लेके आया तो इसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, बिकॉज इसके अंदर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ये वैक्यूम नहीं क्रिएट हुआ है, तो सब जगह CO2 प्रेजेंट है। लेकिन ये जो CO2 प्रेजेंट है इसके साथ क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे साइड में सीखते हैं सबसे पहले। यस सर। यहाँ पे सीखते हैं। ये जो CO2 होता है इट इज एसिडिक, ये एसिडिक होता है। CO2 हमेशा एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि CO2 जब भी पानी से रिएक्ट हो जाता है, CO2 जब भी पानी से रिएक्ट हो जाता है कार्बोनिक एसिड वो बनाता है। क्लियर है। तो CO2 एसिडिक है, ये कंबाइन होता है वाटर के साथ। वाटर, यस सर, वाटर नहीं, ये वाटर नहीं, ये कंबाइन होता है KOH के साथ। KOH यहाँ पे KOH है ना, ये KOH इसके साथ कंबाइन होता है। आपको मालूम है कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ऐसा केमिस्ट्री वालों ने आपको पढ़ाया हुआ है। यस सर। तो इट इज स्ट्रॉन्ग
अल्कलाइन, ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशन है। जब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं, जब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पे बनता है K2CO3, yes sir, is that clear? K2CO3 बनता है। देन देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, जो कि लिक्विड कंडीशन में बनता है। यस सर, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, यस सर, पोटेशियम कार्बोनेट। यस सर, सो आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है कि पोटेशियम कार्बोनेट यहाँ पे बन जाता है, और जैसे ही ये पोटेशियम कार्बोनेट यहाँ पे बनता है आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि CO2 यहाँ पे गायब हो जाता है। ये जो भी CO2 यहाँ पे प्रेजेंट था, ये CO2, ये CO2, ये CO2, जो भी CO2 प्रेजेंट था इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो CO2 अब कंबाइन हो गया है KOH के साथ। क्यों कंबाइन हुआ है? क्योंकि एक एसिडिक इन नेचर है और एक अल्कलाइन इन नेचर है। तो और अल्कलाइन वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है KOH, तो रिएक्ट हो जाता है और पोटेशियम कार्बोनेट बनता है और CO2 गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सपोज टू लाइट पार्ट है, या ये जो हाफ लीफ है, हाफ लीफ जो है will not receive CO2, will not receive CO2। ये CO2 को रिसीव नहीं करेगा, और जब ये CO2 को रिसीव नहीं करेगा, जब ये CO2 को रिसीव नहीं करेगा तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये स्टार्च को जब हम डिटेक्ट करेंगे तो स्टार्च डिटेक्शन नेगेटिव आएगा, नो स्टार्च, नो स्टार्च। फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं हुआ ये हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा, और ये स्टार्च पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ब्लू कलर आएगा आयोडीन, लेकिन यहाँ पे ब्लू कलर नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। नीट पूछेगा हाफ लीफ में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता है, आपको बोलना है CO2 अब्सेंट है। नीट पूछेगा CO2 क्यों अब्सेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो CO2 रहता ही है, तो आपको बोलना है ये CO2 था, लेकिन वो KOH से रिएक्ट हो गया, ये CO2 देखो यूज हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट वो फॉर्म किया, सारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड विल नॉट रिसीव CO2। हाफ पत्ते को CO2 मिला ही नहीं, हाफ लीफ को, और इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, इसीलिए वो स्टार्च को नहीं बनाया, इसलिए तो वो स्टार्च डिटेक्शन में आयोडीन ऑलवेज ब्राउन कलर का नजर आया, ब्लू कलर दिख ही नहीं पाया। क्या बात है, मुझे समझ में आ गया आपको। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज बायो वर्ल्ड, एंड हमने अभी सेकेंड एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ है। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द थर्ड एक्सपेरिमेंट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में, जोसेफ प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जोसेफ प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है। इन्होंने बताया, जोसेफ प्रिस्टली ने ये बताया दुनिया को कि ये जो एयर होता है, हमारी हवा, ये जो मेरे हाथ के बीच में और आपके बीच में, ये जो बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं हवा, दैट इज एयर। एयर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल और एसेंशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ अ ग्रीन प्लांट। हम इस लाइन को, इस ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं, फिर हम इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एम्स है ये प्रूफ करना कि एयर प्ले एसेंशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट।
यस सर, एयर प्ले एसेंशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। मतलब ये जो हवा होती है, ये हवा हमारे ग्रीन प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो कैसे इम्पॉर्टेंट होती है, जरा इसी चीज़ को जोसेफ प्रिस्टली ने अपने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से बताया। जोसेफ प्रिस्टली ये वही बंदा है जिसने 1774 में डिस्कवरी की ऑक्सीजन की। सो जोसेफ प्रिस्टली discovered oxygen in 1774। 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया। ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। चलो एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो जरा लिखते हैं। रिक्वायर्ड, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम लोग फोकस करते हैं। जो सबसे पहली चीज है, इस कॉल एज अ बेल जार। बेल जार इज रिक्वायर्ड। देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैंडल। तो यहाँ पे कैंडल लिख देते हैं हम लोग। आफ्टर कैंडल देयर इज अ रिक्वायरमेंट, कैंडल के बाद देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिंट प्लांट। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिंट प्लांट। आई थिंक एक जिंदा माउस भी चाहिए। माउस जिंदा चाहिए, हाँ, लाइव। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बी वेरी वेरी क्लियर कि माउस जिंदा होना चाहिए। अब ये एक्सपेरिमेंट का जो इमेज है आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, आप उसको ओपन कर लीजिए अभी। थैंक यू सो मच, अपना वक्त लीजिए। आप देखिए कि यहाँ पे माउस ड्रॉ किया हुआ है, बट आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ द माउस। तो मैंने माउस ड्रॉ करने के बजाय यहाँ पे माउस लिखा हुआ है। सो आई थिंक दैट इज ओके विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर कंसीडरिंग इट, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इस एक्सपेरिमेंट को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है ये सीरीज में किया गया था, तो इसके 2 सीरीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज अ पार्ट 1 एक्सपेरिमेंट और ये सीरीज नंबर 2 है, ये पार्ट 2 है, इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा हिस्सा है। चलो जरा समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था। पहले पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में एग्जैक्टली क्या किया गया था। पार्ट नंबर 1 में, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने बेल जार लिया था। बेल जार लिया हुआ है एंड प्लस कैंडल लिया हुआ है एंड ये कैंडल ना बर्न हो रहा है, मतलब ये कैंडल जल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का फ्लेम है, फ्लेम, आग जल रही है। एंड देयर इज अ प्लस, देयर इज अ माउस, माउस है। ऐसा हम लोगों ने थोड़ी देर तक रखा, 3 चीजें रखी हम लोगों ने। माउस रखा, माउस इस समय ये जिंदा है। सो आई वुड लाइक टू राइट हियर लाइव। तो ये माउस यहाँ पे जिंदा है, इसको हम लोग लाइव बोलते हैं। और कैंडल है जो भी जल रहा है, मतलब वो बर्न हो रहा है, और माउस प्रेजेंट है और जार उसके ऊपर ढक दिया है हमने। ढक दिया मतलब जार को, जार ऐसे होता है, इसको उल्टा कर दिया हमने। उल्टा कर दिया है मतलब बाहर का एयर अंदर अब नहीं आएगा। यस सर। सो बाहर का जो एयर है वो कोई भी अंदर अब नहीं आएगा, है ना। एग्जैक्टली आफ्टर सम टाइम हम अपना ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं। आफ्टर सम टाइम जब हम अपना ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं तो हमको ये पता चलता है, हमको क्या पता चलता है कि ये जो फ्लेम है जो जल रही थी वो अब फ्लेम बुझ गई है। मतलब कैंडल इज नॉट बर्निंग। कैंडल मतलब मोमबत्ती, मोमबत्ती अब बुझ गई है, नहीं जल रही है। माउस है जो जिंदा था वो अब मर चुका है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डाइड। माउस डाई हो गया है और कैंडल अब बर्न नहीं हो रहा है। कैंडल भी बुझ गया है, कैंडल भी बुझ गया है और माउस भी बुझ गया है। दोनों का जीवन बुझ गया है, जीवन का दिया बुझ गया है। यस सर। क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि क्यों हुआ है ऐसा हम थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कैंडल को जलने के लिए जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और माउस को जिंदा रहने के लिए जो चीज़ एटमॉस्फेयर की, जिस एयर की ज़रूरत होती है वो भी नहीं है। जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, आप सोचिए इस पे। और माउस को जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए, इस पे भी आप थोड़ा सा सोचिए। और हम जा रहे हैं अपने
इसका रिजल्ट लिख देते हैं हम लोग, माउस डाई एंड कैंडल एक्सटिंग्विश। एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है एक्सटिंग्विश, मतलब कैंडल बुझ गया। एक्सटिंग्विश, सुपर्ब है। अब हम लोग पार्ट 2 पे जाते हैं, पार्ट 2 ऑफ द एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं। पार्ट 2 यहाँ पे है, आप जरा फोकस कीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने जार लिया हुआ है, वेरी गुड, प्लस हम लोगों ने माउस लिया हुआ है, सुपर, ये माउस जिंदा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लस हम लोगों ने कैंडल लिया हुआ है और ये कैंडल बर्न हो रहा है, सुपर, हैप्पी बर्थडे। देन कैंडल के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक एडिशनल चीज ली है, हम लोगों ने मिंट प्लांट लिया हुआ है। यस सर, मिंट प्लांट मतलब एक ग्रीन प्लांट लिया हुआ है, कोई भी प्लांट लिया हुआ है, लेकिन हम लोग जोसेफ जी ने स्पेसिफिक प्लांट यूज किया था, प्लांट का नाम था मिंट प्लांट। तो कभी कभी नीट में सवाल पूछा जा सकता है कि जोसेफ प्रिस्टली यूज विच प्लांट, तो आपको जवाब देना है उन्होंने मिंट प्लांट यूज किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बनता है आपका। यस सर, सो जार लिया, माउस जिंदा लिया, कैंडल बर्निंग कंडीशन में लिया और मिंट प्लांट लिया, है ना। और इसके रिजल्ट को फोकस करने की कोशिश की कि आफ्टर सम टाइम, बिगनिंग में ऐसा लिया तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है। तो हमको ये पता चलता है कि आफ्टर सम टाइम एग्जैक्टली ये होता है कि ये कैंडल भी जल रहा है, कैंडल भी जल रहा है, वेरी गुड। माउस यहाँ पे लाइव था और यहाँ पे भी माउस लाइव है, वेरी गुड। प्लांट भी जिंदा है, कैंडल भी जिंदा है, माउस भी जिंदा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस सर, एवरीथिंग इज अलाइव। जरा हम कंक्लूजन लिखते हैं और फिर हम इसका रिजल्ट लिखते हैं, फिर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे, ऐसी कौन सी गैस होती है जो माउस को जिंदा रहने में मदद करती है, आप चैट बॉक्स में बताइए, लाइव है हम लोग और है ना। और ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एवरीबॉडी फोकस हियर, जरा समझने की कोशिश कीजिए इसको। आपको यहाँ पे समझना है कि क्या फाइनल रिजल्ट क्या है। फाइनल रिजल्ट को हम लोग लिखते हैं, माउस स्टिल अलाइव प्लस कैंडल स्टिल बर्निंग, है ना। कैंडल अभी भी जल रहा है, ऐसा नहीं कि मोमबत्ती खत्म हो जाएगी तो भी वो जलता रहेगा, ऐसा नहीं। मोमबत्ती खत्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा, लेकिन फिलहाल आफ्टर सम टाइम हम लोगों ने ये टेस्ट डिटेक्ट किया तो माउस भी जिंदा है, कैंडल भी बर्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मिंट प्लांट जब भी नहीं था यहाँ पे, मिंट प्लांट यहाँ पे जब नहीं था, यहाँ पे मिंट प्लांट नहीं था, यहाँ पे मिंट प्लांट नहीं था, तो माउस भी मर गया था और कैंडल भी एक्सटिंग्विश मतलब बुझ गया था, है ना। लेकिन जब मिंट प्लांट हम लोग ने यूज किया तो मिंट प्लांट ने कुछ तो ऐसा किया, क्या किया बताते हैं कंक्लूजन में। मिंट प्लांट ने ऐसा कुछ तो किया जिसकी वजह से माउस भी जिंदा है और कैंडल अभी भी चालू है ना, जल रहा है। तो ऐसा क्या किया होगा, आपको कुछ यकीन है, आपको कुछ पता चल रहा है, और प्लांट खुद भी जिंदा है, वाह वेरी गुड। चलो समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो मिंट प्लांट होता है, मिंट प्लांट ये फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस होने के लिए इसको एक गैस की जरूरत होती है, उस गैस का नाम है CO2। और ये CO2 उसको कहां से मिलता है, दो चीजों से मिलता है। एक है कैंडल, कैंडल जब बर्न होती है, इनफैक्ट कोई भी चीज दुनिया में जब जलती है तो वो CO2 प्रोड्यूस करती है, प्लस ये चीज उसको मिलती है माउस के रेस्पिरेशन से। माउस जब रेस्पिरेशन करेगा, है ना। ये जो कंक्लूजन है ये जोसेफ को उस समय नहीं पता था, उन्होंने बस ये बता दिया कि मिंट प्लांट एयर को प्यूरिफाई करता है और वो एयर कैंडल और माउस यूज करते हैं, लेकिन वो एयर में कौन सा ऑक्सीजन था, CO2 था, वो सब उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि ऑक्सीजन की डिस्कवरी उन्होंने कभी की
1774 में की, और ये एक्सपेरिमेंट कभी किया 1770 में किया, 1770 में किया। तो ये जो ब्लैक कलर में जो बताया जा रहा है वो अब हमको पता चला हुआ है, मुझे पता चला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी ऐसा ऑक्सीजन CO2 लिख के नहीं बोलती, आप वो पढ़ो ना पैराग्राफ, है ना। लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं राज की बातें जो भी सीक्रेट है वो मैं एक्सपोज कर देता हूँ। जरा फोकस कीजिए, ये मिंट प्लांट है, ये इसको CO2 की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये CO2 कैंडल के जलने से आता है और माउस के रेस्पिरेशन करने से आता है। लेकिन जब ये मिंट प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, जब ये मिंट प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तब ये रिलीज करता है गैस जिसका नाम होता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन माउस भी यूज करता है, इसीलिए माउस भी जिंदा रहता है। यहाँ पे माउस जिंदा है, यस सर। और कैंडल भी यूज करता है, इसलिए कैंडल भी जिंदा है कैंडल जिंदा है मतलब कैंडल जल रहा है अभी भी, यस सर। तो दोनों एक दूसरे की एक दूसरे का जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। मतलब मिंट का प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस करने के बाद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैंडल भी यूज करता है और माउस भी यूज करता है। बदले में जलने के बाद या रेस्पिरेशन करने के बाद ये CO2 प्रोड्यूस करते हैं, और ये CO2 मिंट प्लांट अपने जिंदा रहने के लिए यूज करता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है, यस सर। इसीलिए ये प्रूफ हो जाता है कि एयर प्ले एसेंशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, क्योंकि उस एयर से हमारे प्लांट को क्या मिलता है, CO2 मिलता है, CO2, यस सर। इस एटमॉस्फेयर में हमारे कैमरे के बीच में और आपके बीच में और मेरे बीच में एयर है, इस एयर में CO2 रहता है, एंड दैट CO2 विल बी टेकन अप बाय दिस पर्टिकुलर प्लांट। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया पक्का। तो द वर्क इज सुपर, मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग इज वेल डेवलप्ड। तो दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इज ओवर, और अब हम लोग जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के बारे में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। अब हम लोग मूव ऑन हो रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के बारे में। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 वाज परफॉर्म बाय इंजन हाउस, और इसलिए इस एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को हम बोलते हैं इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, यस सर, पॉइंट टू बी टेकन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट? इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये था कि ग्रीन प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ग्रीन प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट यूज किए थे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इस समय हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि इंजन हाउस वॉज वेरी इंटेलिजेंट, आई फॉर इंजन हाउस एंड आई फॉर इंटेलिजेंट। इन्होंने क्या किया, क्यों इंटेलिजेंट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने प्रिस्ली का जो सेटअप था, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का जो सेटअप था, उसी सेटअप को यूज किया। तो ये यूज द सेम सेटअप। उस सेटअप में बेल जार यूज किया गया था, उसमें कैंडल, बर्निंग कैंडल यूज किया गया था, मिंट का प्लांट यूज किया गया था, माउस यूज किया गया था जो फिलहाल जिंदा है, यस सर। और पिछली का सेम सेटअप वाज यूज, और उसको 2 डिफरेंट कंडीशन से एक्सपोज किया गया। कंडीशन नंबर 1 वाज अ लाइट, एंड कंडीशन नंबर 2 वाज डार्क। पक्का? मतलब ये ये बेल जार है, ये ग्लास का बना हुआ है। अगर मैं इसको लाइट से एक्सपोज करूंगा तो सनलाइट अंदर आएगी, सनलाइट अंदर आएगी, मिंट प्लांट फोटोसिंथेसिस कर जाएगी, मिंट प्लांट फोटोसिंथेसिस कर जाएगी। जब भी फोटोसिंथेसिस कर जाएगी ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। वो ऑक्सीजन देखो, ये कैंडल यूज करेगा जलने के लिए, माउस यूज करेगा जिंदा रहने के लिए। मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे, जब भी लाइट होगा सो देयर विल बी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस बाय मिंट प्लांट, बाय मिंट प्लांट, और इट इज गोइंग टू रिलीजेस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, यस सर, इट इज गोइंग टू रिलीज द ऑक्सीजन।
और जब ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, है ना, जब ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, दिस ऑक्सीजन हेल्प टू बर्न कैंडल एंड कीप माउस अलाइव, कीप माउस अलाइव, माउस को जिंदा रखेगा। क्यों जिंदा रहने के लिए? ऑक्सीजन की जरूरत बहुत है। कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत, मतलब जलना है तो भी ऑक्सीजन जरूरी है, जीना है तो भी ऑक्सीजन जीना है। जीने के लिए और जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन कब होगा? फोटोसिंथेसिस से होगा। कौन करेगा? मिंट प्लांट करेगा, मिंट प्लांट करेगा, मिंट प्लांट, है ना। अब उन्होंने क्या किया, ये प्रिस्ली का सेम सेटअप यूज किया, बट उस सेटअप को उन्होंने डार्क कंडीशन में रखा। जैसे जब उन्होंने उस सेटअप को डार्क कंडीशन में रखा, फिर क्या होता है जरा देखते हैं। जब उन्होंने डार्क कंडीशन में रखा, सो नो लाइट, डार्क का मतलब होता है लाइट एब्सेंट है ना। और जब लाइट नहीं है तो नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस, सो नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कैंडल बुझ जाएगा, जलने के बजाय वो बुझ जाएगा। ये जो माउस जो जिंदा था वो मर जाएगा। तो मैं लिखता हूं माउस डाई, माउस मर जाएगा एंड कैंडल विल एक्सटिंग्विश। कैंडल विल एक्सटिंग्विश, कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगा। यस सर। सो आई थिंक ये सारे पार्ट्स हैं जो आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। ये सेटअप क्लियर हो गया है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो प्रिस्ली के सेटअप को यूज कर दिया गया था। इस एक्सपेरिमेंट से ये हमको पता चलता है कि ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस करता है और वो ऑक्सीजन दिए को जलने के लिए और जीवन के दिए को भी जलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जी धन्यवाद। अब ये जो इंटेलिजेंट बनता है, आई फॉर इंटेलिजेंट एंड आई फॉर इंजन हाउस, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट के सेकंड सेटअप के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। यस सर। सेकंड सेटअप उन्होंने किसके ऊपर परफॉर्म किया? उन्होंने एक्वाटिक प्लांट के ऊपर परफॉर्म किया। या तो जरा इस सेटअप को समझने की पहली कोशिश करते हैं। यस सर। देखो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने बीकर यूज किया। दिस वाज द बीकर, ये बीकर है ना। उन्होंने बीकर यूज किया, तो आप देख सकते हैं इट्स अ बीकर। इस बीकर में उन्होंने पानी रखा ऑब्वियसली। सो हम ऐसा इंडिकेट करते हैं कि ये जो ब्लू कलर है वो यहाँ पे पानी है। पानी की कहानी ब्लू कलर में आनी, पानी की कहानी ब्लू कलर में समझ में आनी। यस सर। ये बीकर है, बीकर के अंदर पानी है। वेरी गुड। यहाँ पे उन्होंने एक्वाटिक प्लांट यूज किया। तो नीट में जरूर सवाल पूछा जाएगा कि किस साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्वाटिक प्लांट यूज किया गया था। तो ये एक्वाटिक प्लांट है और प्लांट यहाँ पे उन्होंने एक्वाटिक प्लांट यूज किया, मतलब हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनको उन्होंने यूज किया। है ना। एक्वाटिक प्लांट हो चाहे लैंड का प्लांट हो, प्लांट अगर वो है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो ऑक्सीजन जरूर प्रोड्यूस करेगा। और इसी ऑक्सीजन पे नज़र इंजन हाउस, इंटेलिजेंट इंजन हाउस की नज़र थी इसी ऑक्सीजन पे। जरा फोकस करते हैं आगे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बीकर, इन्होंने एक फनल यूज़ किया और फनल से इस प्लांट को पूरी तरीके से ढक दिया, कवर कर दिया। यस सर। सो हम लोग फनल लेंगे। सपोज दिस इज द फनल, और ये फनल से
इसको पूरा ढक दिया, उल्टा कवर कर दिया है ना, दिस इज द फनेल, और ये फनेल से इसको उल्टा कवर कर दिया। व्हाट वी डू, हम थोड़ा पानी का लेवल बढ़ा देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में कोई खामियां ना हो सीखते वक्त। यस, ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे बीकर रख देते हैं, ये फनेल, दिस इज इन्वर्टेड फनेल, जब मैं सबका नाम लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस इज अ बीकर, बीकर में पानी है, वाटर, ये एक्वाटिक प्लांट है, कोई भी एक्वाटिक प्लांट, हमारे बुक्स में ये नहीं दिया हुआ है कि What was the name of aquatic plant? Yes, aquatic plant, they are general plant, जो भी प्लांट एक्वाटिक पानी में पाए जाते हैं वो एक्वाटिक कहलाते हैं। So it's an aquatic plant. Then ये फनेल है जो इन्वर्टेड है। Yes sir, फनेल इन्वर्टेड है, ठीक है। लेडीज जेंटलमैन, ये पानी का जो लेवल है वो अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ऐसा हम समझ करते हैं, पानी का लेवल यहाँ तक जाएगा, है ना। यस सर, ओके, पक्का। अब हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अब हम इस प्लांट को, ये सेटअप है, ये सेटअप तैयार हो गया। सेटअप को आप अच्छे से समझ लीजिए। हमने बीकर लिया, बीकर में पानी रखा, एक्वाटिक प्लांट रखा, उस प्लांट को पूरे तरीके से कवर कर दिया हुआ है फनेल से। ये फनेल भी ग्लास से बना हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसा आगे एग्जैक्टली क्या होता है, वी आर एक्सपोजिंग इट नाउ, एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज टू नॉट एयर, एक्सपोज टू लाइट, सनलाइट, एक्सपोज टू सनलाइट, वी विल एक्सपोज टू सनलाइट। जैसे ही हम इसको सनलाइट से एक्सपोज करेंगे, यस सर, जैसे ही हम इसको विल एक्सपोज टू सनलाइट, हम जैसे ही इसको सनलाइट से एक्सपोज करेंगे, एग्जैक्टली फिर क्या होता है, जैसे ही हम इसको सनलाइट से एक्सपोज करते हैं, ये कंडीशन डेवलप होती है कि ये फोटोसिंथेसिस चालू कर देगा। फोटोसिंथेसिस बिगिन। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में वाटर का वाट लग जाता है, बदले में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, और ऑक्सीजन गैस कहलाता है, और ये गैस के फॉर्म में ही ऊपर आ जाता है। जब गैस को पानी में ट्रेवल करना पड़ जाता है तो वो हमेशा बबल के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। सॉरी, आई एक्सप्लेन अगेन। जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, और ये ऑक्सीजन बबल के फॉर्म में, बबल के फॉर्म में ये ऊपर जाएगा, बबल। सो दिस इज अ बबल। हमको बबल दिखाई देता है, इंजन हाउस को भी बबल दिखाई दिया था, लेकिन वो बबल कौन सी गैस का है ये बाद में पता चला कि इट इज अ ऑक्सीजन, लेकिन वो हमको बबल दिखाई देता है गैस का। ये बबल ऑक्सीजन का है या कार्बन डाइऑक्साइड का ये हमको नहीं पता चलता है, लेकिन ये बाद में पता चला गया, बाद में ये डिटेक्ट कर दिया गया कि दिस बबल इज ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पे है। क्यों ऐसे पता चला? क्योंकि जब हमने इसको लाइट से एक्सपोज किया तो ये बबल आता है, बट अगर हमने इसको डार्क में रखा, यस सर, तो नो बबल्स आर फॉर्म्ड। क्या बात है, क्या बात है। no bubble forms, no bubble form, and no photosynthesis, no oxygen, है ना। यहाँ पे ना बबल बनेगा ना ऑक्सीजन यहाँ पे बनेगा। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। डार्क में नो बबल फॉर्म, no photosynthesis, no oxygen. Yes sir, so I think this concept is clear. Now exposed to sunlight, photosynthesis will always begin. पक्का है ना। और लाइट से एक्सपोज करने पे ये चीजें, बबल यहाँ पे रिलीज होता है,
तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। यस सर, आई थिंक दिस वर्क इज सुपर्ब, और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए। यस सर, इज दैट क्लियर? तो आई थिंक इज कूल, आपको आई होप एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है। दिन में लाइट से एक्सपोज किया तो बबल आता, नाइट में एक्सपोज किया डार्क में तो वही बबल नहीं आता, बाद में ये पता चल जाता कि ये बबल ऑक्सीजन का कहलाता। सो दिस वर्क इज सुपर्ब। यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 खत्म करते हैं और हम शुरुआत करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5, 6 थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 7 के बारे में। यस सर, हियर वी गो। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है वो जूलियस वॉन सैक ने बताया हुआ है। इन्होंने बताया हुआ है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है या स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, और ये पूरा प्रोसेस होने के लिए कुछ ग्रीन प्लांट में कुछ सब्सटेंस है, उन सब्सटेंस को हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम लोग जरा स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और सीखते हैं। यस सर, जूलियस वॉन सैक ने ये बताया, जूलियस वॉन सैक ने दुनिया को ये बताया कि ग्रीन प्लांट जब उनका ग्रोथ होता है, ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग देयर ग्रोथ दे प्रोड्यूस ग्लूकोज। सो दिस इज द ग्रीन प्लांट, और जब ये ग्रीन प्लांट ग्रो होते हैं प्रोड्यूस ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज होता है इट विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टोर एज स्टार्च, दिस विल बी स्टोर एज ए स्टार्च। यस, इज दैट क्लियर? दैट विल बी स्टोर्ड एज ए स्टार्च, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। यस, सो ये ग्रीन प्लांट है, जब भी ये ग्रो होगा तो ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा, एंड ग्रीन सब्सटेंस, किसी ग्रीन सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है ये प्रोसेस होने के लिए, मतलब स्टार्च को बनने के लिए, और वो ग्रीन सब्सटेंस कौन कहलाता है? सभी को पता है, इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन सब्सटेंस रिक्वायर, ग्रीन सब्सटेंस रिक्वायर, एंड ये जो ग्रीन सब्सटेंस है जिसकी जरूरत है इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। नॉट ऑलवेज, जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट रहते हैं। लेकिन ग्रीन प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। सो कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। आई थिंक दिस वर्क इज सुपर्ब। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है ना? ग्रीन प्लांट्स ग्रो प्रोड्यूस द ग्लूकोज। अच्छा, मैं कैसे याद करता हूँ इस चीज को? मैं याद करने के लिए हमेशा ये एस वर्ड, सैक वर्ड यूज करता हूँ, और ये एस फॉर स्टार्च, ये दो टर्मिनोलॉजी में यूज करता हूँ, एस फॉर सैक एंड एस फॉर स्टार्च। सैक वो साइंटिस्ट कहलाता है जिसका डिस्कवरी, जिसका एक्सपेरिमेंट स्टार्च से रिलेटेड आता है। सो प्रोड्यूस द ग्लूकोज, स्टोर्ड एज ए स्टार्च, ग्रीन सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड है, वो जो ग्रीन सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। यस सर, देन आई थिंक दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 5, ऐसे ही स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, एक्सपेरिमेंट शायद आपके अंडरस्टैंडिंग के स्कोप के बाहर है, इसलिए एनसीईआरटी उसको मेंशन नहीं किए। ये डायरेक्ट कंक्लूजन है जो दिया हुआ है। सो आपको ये कंक्लूजन लर्न करना है नीट के लिए, है ना? आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है एंजलमैन एक्सपेरिमेंट।
यस सर, एंजलमैन एक्सपेरिमेंट हमने आपको ऑलरेडी वीडियो नंबर 5 में पढ़ा दिया हुआ है। यस सर, सो आप इस आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो नंबर 05 आप देखेंगे। वीडियो नंबर 5 का टाइटल ही है एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। तो आप एंजलमैन एक्सपेरिमेंट वहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। क्यों पहले पढ़ा दिया है? क्योंकि हमने एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब हम टॉपिक सीख रहे थे, तो एंजलमैन एक्सपेरिमेंट इज अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम है। यस सर, तो इट इज द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम है। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं, जो आपको वीडियो नंबर 5 में पढ़ाया गया है। आप उसको रिफर कर सकते हैं। कुछ नीट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे सवाल पूछे जाएंगे, उस वीडियो में भी बताया गया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमेशा पूछा जाता है कि एंजलमैन एक्सपेरिमेंट में कौन सा अलगे यूज किया गया था, तो वो ग्रीन अलगे था। एंड दैट ग्रीन अलगे था, और वो ग्रीन अलगे का नाम क्या था? क्लैडोफोरा। तो आपको ये नाम याद करना है, क्लैडोफोरा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एरोबिक बैक्टीरिया भी यूज किए गए थे। सो डू नॉट फॉरगेट दिस। सो देयर इज अ एरोबिक बैक्टीरिया। यस सर, एरोबिक बैक्टीरिया के साथ साथ यहाँ पे प्रिज्म यूज किया गया था। ये बात आप मत भूलना, प्रिज्म यूज किया गया था, है ना। प्रिज्म वाज आल्सो यूटिलाइज, क्लैडोफोरा यूटिलाइज है, एंड एरोबिक बैक्टीरिया भी यहाँ पे यूज किया गया है। सो आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी नीट एंड क्लीन। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंजलमैन एक्सपेरिमेंट हो गया, दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू कॉर्नेलियस वैन नील। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन था। ही वॉज एन माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इनका बहुत ही बेमिसाल कंट्रीब्यूशन है। तो इनके एक्सपेरिमेंट का पर्पस समझने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट सीखना होगा, और बाद में हमको पर्पस बताना होगा, क्योंकि ये उस टाइप का एक्सपेरिमेंट है ना। तो वैन नील एक्सपेरिमेंट वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इनफैक्ट ग्रेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ही वॉज द ग्रेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और इन्होंने एग्जैक्टली काम किया है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया है। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे इन्होंने अपना वर्क या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। तो जरा इन एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, जो नॉर्मल पॉइंट्स है, जो आपको समझने हैं। पहले क्या हुआ था एग्जैक्टली? फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली होता क्या है? वाटर यूज होता है, 6 वाटर, और नहीं 6 CO2 यूज होता है, 6 CO2 यूज होता है, प्लस देयर विल बी 12 H2O in presence of chlorophyll and sunlight. C for chlorophyll and L for light. Then it is going to give you C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. इस एक्सपेरिमेंट में मतलब इस फोटोसिंथेसिस में हम लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से डिस्टिंग्विश हो जाती है कि ये जो वाटर होता है ये ब्लैक होता है, और ये ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो जाता है। यस सर, अगर इसको ज़्यादा सभ्य तरीके से बताना अगर रहेगा, इसको अच्छे तरीके से बताना रहेगा, तो हम ये ऑक्सीजन को यहाँ पे लेके जाएंगे ऐसे। यस सर, पक्का। देन बच्चों को ये सवाल होता है कि एग्जैक्टली ये बचा हुआ जो हाइड्रोजन है उसका क्या होता है? दिस हाइड्रोजन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हाइड्रोजन इस CO2 से कंबाइन हो जाता है। क्या बात करते हो? हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन होता है। अगर हाइड्रोजन किसी के साथ ऐड होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं हम इसको? रेडॉक्सिएशन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन बोलते हैं? यस सर, तो उस रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन।
रिडक्शन होता है। सो देयर विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं बोलता हूं CO2 विल बी reduced, CO2 will be reduced to ग्लूकोज। CO2 रिड्यूस होके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। लेकिन अब हम लोग सीखते हैं हमारे साइंटिस्ट ने क्या बोला। CV नील ऐसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो CV नील बोल के शॉर्ट फॉर्म में सवाल पूछा जाता है, ना कि इनका पूरा नाम लिया जाता है ना, पूरा नाम नहीं लेते। तो क्या किया था इन्होंने, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया था, दे हैव यूज्ड, इन्होंने दुनिया को बताया, उन्होंने यूज किया था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब ये जो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ये अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है। क्यों, देखेंगे अभी। सो अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ये अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। It is going to perform अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ये अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। I think this work is superb. So ये पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस कहलाता है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि ऐसा बैक्टीरिया ऑक्सीजन के अलावा कोई और केमिकल यूज करता है। तो हमारी एनसीईआरटी में एक रिएक्शन लिखा हुआ है, उस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यस सर। एनसीईआरटी बोलती है कि CO2 कंबाइन विद द A2O। यस सर, क्या मैं सही हूं? यस सर, यस सर। सो देयर इज अ H2A। हमारा जो CO2 होता है वो कंबाइन होता है H2O से, और जब ये कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल दोनों के प्रेजेंट में, इट इज गोइंग टू गिव यू द प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ, इसको हम 2 लिख देते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। 2A, यहाँ पे 2A बनता है प्लस यहाँ पे H2O बनता है। यस सर। एंड देन यहाँ पे CH2 बनता है, CH2O बनता है। जरा ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी एंड देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है ये रिएक्शन। हम सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं, है ना। थैंक यू। बड़ा CO2 यहाँ पे वाटर की जगह कोई तो A दिया हुआ है, ये अननोन है। इस बैक्टीरिया के लिए कौन है मैं बताऊंगा अभी, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो अनऑक्सीजनिक हैं। अगर, लेकिन ये ऑक्सीजन आता कहां से है? ये ऑक्सीजन आता है वाटर से। वाटर H2O, H2O का O, वही ऑक्सीजन उधर जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, H2A है, तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है वैसे ही यहाँ पे A रिलीज होता है, और ये H2 CO2 के ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर H2O देता है, और ये C यहाँ पे आ गया है, ये H2 यहाँ पे आ गया है, और ये O यहाँ पे आ गया है। एक O हाइड्रोजन के साथ जाके वाटर बना है, एक ऑक्सीजन अभी भी CH2O। मतलब ये इम्पीरिकल फार्मूला है। आई होप केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा कि इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। सपोज इस रिएक्शन को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो ये 6, ये CO2 हो जाएगा, ये 2H2O हो जाएगा। 6 से डिवाइड करो, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, 6 से, है ना, 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला बनता है। ये वो फॉर्मूला है,
यस सर। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है ये आपको केमिस्ट्री वाले सिखाएंगे, इनफैक्ट ऑलरेडी सिखा दिया होगा क्योंकि आपका 11th हो गया है तो आपको सिखा दिया। इनकेस नहीं सिखाया तो आप यू चैट विथ योर सर। थैंक यू सो मच। हे कम ऑन इंडिया, इधर आओ। तो वेन नील ने बताया कि ये जो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ना, ये हाइड्रोजन डोनर वाटर यूज नहीं करते, वो हाइड्रोजन डोनर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। देखो अब वो कौन सा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं उसको अलग ढंग से हम सीखते हैं। सो CO2 6CO2 plus 12H2S in presence of chlorophyll and sunlight is going to give you the C6H12O6 plus 6H2O plus S 6S। यस सर। ये जो यहाँ पे सल्फर है वो सल्फर यहाँ पे रिलीज होता है बिल्कुल उसी तरीके से जहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होता है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये CO2 के साथ कंबाइन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, लेट मी चेंज द कलर, ये जो हाइड्रोजन है ना, दिस विल गो विद दिस कंपाउंड। पक्का? तो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी ये है कि ये जो वेन नील है इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया था और उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन डोनर हमेशा वाटर नहीं होगा, हाइड्रोजन डोनर मे बी समबडी एल्स एंड दैट समबडी एल्स विल बी सुपर पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट द H2S। यस सर। तो आप NCERT की लाइन को भी रीड कीजिए और ये रिएक्शन को आप मैच कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे यूज किया गया है rather than वाटर यूज किया। बाकी सब सेम है, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, 6। यस सर। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 5, 6 एंड 7 कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 8 के बारे में। हेलो अगेन, वेलकम अगेन। वी गोना टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट नंबर 8 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 9। एक्सपेरिमेंट 8 एंड 9 इस एक्सपेरिमेंट के लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमको इमर्शन इफेक्ट सीखना है और इसके बाद आप बेफिक्र हो जाइए, कोई भी नीट में सवाल आएगा, कोई भी सवाल आएगा इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, जो भी सवाल आएंगे वो आप इस वीडियो को सीखने के बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी के और फिंगर टिप के और सैंगेज के ये बुक्स MCQs प्रैक्टिस करने हैं। आपको चेक करना है कि आपको वो MCQs बराबर से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कोई डाउट आ रहा है क्या, ये सब सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स फोकस अबाउट द रूबन कमन एक्सपेरिमेंट। रूबन कमन एक्सपेरिमेंट, कई बार इस पे सवाल पूछा जाता है कि रूबन कमन ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से टाइप का ऑक्सीजन यूज़ किया था, तो ये एक सवाल आता है। रूबन कमन ने कौन से अलगे का इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ये भी सवाल आता है। तो जब आप इस एक्सपेरिमेंट को सीखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। रूबन कमन ने एग्जैक्टली क्या किया, इन्होंने बीकर लिया, ये टेकन द बीकर, यहाँ पे ले लेते, इन्होंने बीकर लिया। इस बीकर में ऑब्वियसली इन्होंने बहुत सारा पानी ऐड किया, वेरी गुड। इसमें उन्होंने वाटर ऐड किया एंड इसमें उन्होंने ग्रीन अलगा क्लोरेला ऐड किया। सपोज ये अलगे है, ग्रीन अलगा जिसका नाम है क्लोरेला। सो हम इन सभी के बारे में लिख देते हैं इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड वाटर, दिस इज कॉल्ड क्लोरेला। क्लोरेला क्या है सभी को मालूम है, इट्स अ ग्रीन अलगे, तो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, इट्स अ ग्रीन अलगे। अब इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, इन्होंने जो वाटर यूज किया था, उसके इस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन था वो एक हैवी आइसोटोप था, नॉन रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिव नहीं था, नॉन रेडियो एक्टिव बट हैवी आइसोटोप। तो इट वाज यूज्ड एज अ H218O, है ना।
यहाँ पे हम 1,8 लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे O लिखेंगे। यूजुअली ऑक्सीजन का वेट क्या होता है, एटॉमिक मास, वो 16 होता है। यस सर, 16 होता है, आपको पता होगा। यस सर, बट ये एक हैवी है। हैवी इसलिए है क्योंकि 16 की बजाय ये ऑक्सीजन, यस सर, ये 18 है, हैवी आइसोटोप है। पक्का? इतना क्लियर है? एक बार रिपीट करते हैं। बीकर लिया, बीकर में पानी लिया, पानी के साथ उसमें क्लोरेला लिया। क्लोरेला वो कहलाता, दुनिया इसको ग्रीन अलगी कह जाता, ये फोटोसिंथेसिस कर पाता। वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, ही हैज टेकन द क्लोरेला। ऑब्वियसली क्लोरेला पानी के अंदर है ना, एंड they have used heavy isotope, non-radioactive but heavy isotope of oxygen. Use non-radioactive heavy isotope of oxygen, जो कि 18 था, इन वाटर में ऐसा यूज किया। वाटर फिर 18 लिखेंगे, फिर ये O2 लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर हमने 18 लिखा हुआ है, मतलब ये हैवी आइसोटोप है। यस सर। एंड नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा ही होगा। सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर। अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो ऑक्सीजन वाटर की लगेगी, वाट ऑक्सीजन रिलीज होगा। यस, तो ऑक्सीजन रिलीजेस, ऑक्सीजन रिलीजेस, बहुत ही बढ़िया। रिलीज ऑक्सीजन was detected by mass spectrophotometer. Yes sir, तो mass स्पेक्ट्रोमीटर, नॉट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पिगमेंट को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है, और कोई भी कितना कौन से टाइप का आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप है या लाइट आइसोटोप है, ये पता लगाने के लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सो रिलीजेस ऑक्सीजन, इट रिलीजेस ऑक्सीजन। This oxygen was detected by mass स्पेक्ट्रोमीटर। इसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट किए, किसी के स्पेक्ट्रोमीटर से हमने इसको डिटेक्ट किया। और जब हमने इसको स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट किया, स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट करने के बाद इट वाज फाउंड टू बी हैवी आइसोटोप। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ ना यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन रिलीज होगा ना, वो एक हैवी आइसोटोप है। इट वाज फाउंड टू बी हैवी आइसोटोप। सुपर्ब। अगर हमें इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना रहे ड्रॉ करके, तो हम लिखेंगे 6CO2 प्लस 12H18O in presence of light chlorophyll, they give rise to C6H12O6 plus 6H2O plus O2। ये जो O2 रिलीज हुआ है ये हैवी आइसोटोप है, और यहाँ पे भी हैवी आइसोटोप यूज किया गया था। यस सर। तो आपको क्या समझता है, व्हाट इज एग्जैक्टली इज द कंक्लूजन इसका यहाँ पे एग्जैक्टली में ये आएगा कि द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज इट कम्स फ्रॉम वाटर, not from CO2।
आई मस्ट राइट हियर, तो ये एम है, ऑक्सीजन रिलीजेस या ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग photosynthesis comes from water, और ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से रिलीज होता है, बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से रिलीज होता है. सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हिल्स एक्सपेरिमेंट, लास्ट एक्सपेरिमेंट. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द हिल्स रिएक्शन. जब हम लोग हिल्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो हिल्स रिएक्शन वाज परफॉर्म बाय, हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं हम इसको, और हिल्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है. जब हम लोग हिल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं तो रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था. यस, तो उनका पूरा नाम था रॉबर्ट हिल. ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किस चीज से एसोसिएटेड है? दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जो है वो लाइट रिएक्शन से एसोसिएटेड है. सो इट इज एसोसिएटेड विद द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है? देयर विल बी फोटोलिसिस ऑफ वाटर and there will be release of oxygen. So this reaction also talk about the photolysis of water and oxygen evolution. आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जो सबसे पहले उन्होंने वैन नील एक्सपेरिमेंट आपने थोड़ी देर पहले सीखा हुआ था. वैन नील ने बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम वाटर. लेकिन इसके पहले, उनके पहले लोग ऐसा बिलीव करते थे कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज होता है. वैन नील ने सबसे पहले दुनिया को ये बताया कि द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द CO2. और उस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हिल्स एक्सपेरिमेंट किया जाता है. सो हिल्स एक्सपेरिमेंट बेसिकली बात करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में, और वो बात करता है ऑक्सीजन इवोल्यूशन के बारे में. और जब ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, वाटर की वाट लगती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी पाया जाता है. सो उस हाइड्रोजन एक्सेप्टर के बारे में भी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में बताया जाएगा. यस सर, तो चलो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक प्लांट लिया था. प्लांट का नाम था स्टेलेरिया मीडिया. मैं लिखता हूं यहां पे. यस सर, स्टेलेरिया मीडिया एक प्लांट है. मैं चाहता हूं कि आप इस प्लांट का इमेज देख लें, सो दैट विल बी नाइस, आपको फिर ज़्यादा क्लियरिटी आएगी. यस सर, दिस इज दैट पर्टिकुलर प्लांट. उन्होंने इस पर्टिकुलर प्लांट को लिया और इस पर्टिकुलर प्लांट पे उन्होंने इस पर्टिकुलर प्लांट के लीफ को उन्होंने क्रश किया और उन्होंने आइसोलेट किया, क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया. सो यस, टेकन दिस पर्टिकुलर प्लांट, देन इस पर्टिकुलर प्लांट के लीफ को क्रश किया, और क्रश करने के बाद दैट एक्सट्रैक्ट, वो एक्सट्रैक्ट उन्होंने लिया. कैसे लिया जरा समझते हैं. सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल बिकम द बीकर. ये बीकर है. ऑब्वियसली इस बीकर में पानी रहेगा, है ना. सो देयर इज अ वाटर एंड यहाँ पे इस बीकर को हम किसी स्ट्रक्चर से कवर कर देंगे ताकि यहाँ पे CO2 ना आ पाए, क्योंकि हम लोग लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं. लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाता है लाइट के प्रेजेंट में हो जाता है, और लाइट रिएक्शन होने के लिए CO2 नहीं चाहता है.
मतलब CO2 की जरूरत लाइट रिएक्शन होने के लिए नहीं है। अगर नहीं है तो CO2 तो आ जाएगा ना एटमॉस्फेयर से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। ऐसा विल क्लोज इट, विल कवर इट, हमने इसको कवर कर दिया है या हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे जो CO2 है वो CO2 यहाँ पे नहीं आ पाएगा। आई होप आपको विजिबल नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, विजिबल नहीं है तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज इट, है ना। हमने इसको क्लोज कर दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हम लोगों ने वो जो ग्रीन कलर का एक्सट्रैक्ट है ना, स्टेलेरिया मीडिया प्लांट है ना, इसका एक्सट्रैक्ट हम लोग डाल देंगे, दैट एक्सट्रैक्ट इज देयर। और यहाँ पे हिल्स ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऐड किया हुआ है। सो यहाँ पे देयर इज अ हिल्स हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज किया हुआ है, यस सर। प्लस यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट इस पर्टिकुलर प्लांट का, स्टेलेरिया मीडिया प्लांट का है। प्लस इसके अंदर क्लोराइड आयन है, प्लस कैल्शियम आयन है, प्लस मैंगनीज आयन इसके अंदर प्रेजेंट है। हिल्स एक्सेप्टर मतलब हाइड्रोजन एक्सेप्टर। देखो फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब क्या होता है, ये वाटर है, इसकी वाट लगेगी, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, जो रह जाएगा वो हाइड्रोजन कहलाएगा। तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जब ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होगा तो उसके बबल्स आएंगे, है ना। तो दीज आर द बबल्स। बबल किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो कौन यूज किया हुआ है, वो यूज किया हुआ है DCP-IP। यस सर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज DCP-IP, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। मैं लिखूं क्या, लिखता हूं मैं, डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल। डाइक्लोरोफिनॉल एंड एंडोफिनॉल, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इसके अलावा उन्होंने और भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर का इस्तेमाल किया गया था, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड नाम का हाइड्रोजन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन्होंने यूज किया था। अगर आपको नीट सवाल पूछता है कि हिल्स एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। एक बार मैं एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ जो पॉसिबली आपको पूछे जा सकते हैं। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। हिल्स एक्सपेरिमेंट किसके बारे में बात करता है, आपको बोलना है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में बात करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे जरूर ऐसा ऑप्शन होगा जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर या ऑक्सीजन इवोल्यूशन के बारे में बात करता है, ठीक है। ये पहली चीज है। इन्होंने किस प्लांट को यूज किया गया था, स्टेलेरिया मीडिया नाम के प्लांट को यूज किया गया था। ये हिल्स एक्सपेरिमेंट किस चीज के बारे में बात नहीं करता है, तो वो है डार्क रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कवर कर दिया हुआ है, क्लोज कर दिया हुआ है, क्लोज चैम्बर में रिएक्शन हो रहा है, हम लाइट को एक्सपोज कर रहे हैं, तो लाइट तो ग्लास से क्रॉस करके भी प्लांट को मिल सकती है ना, ये क्लोरोप्लास्ट को मिल सकती है। सो दिस इज सुपर। यहाँ पे हिल्स हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन यूज किया गया था, नीट सवाल पूछेगा। DCP-IP, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम ऑक्सलेट, ऐसे केमिकल हाइड्रोजन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल के हम यूज किए गए थे। और इन सभी केमिकल को जो यूज किए गए थे इसको हम हिल्स ऑक्सीडेंट बोलते हैं, हिल्स ऑक्सीडेंट। यस सर, हिल्स ऑक्सीडेंट, यस सर। हिल्स ऑक्सीडेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन को बाइंड करेंगे, है ना, या इलेक्ट्रॉन को बाइंड करेंगे। तो आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट भी आपको क्लियर हो गया है। हिल्स रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप ये समझिए कि ये आयंस हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, ऑक्सीजन जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स जब पानी की वाट लगाता है तो कैटलिस्ट बोल के
क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीज आयन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आयन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब कुछ इस एक्सट्रैक्ट में है, एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट है और इस एक्सट्रैक्ट में ये रिएक्शन हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द हिल्स एक्सपेरिमेंट जो लाइट रिएक्शन, ऑक्सीजन इवोल्यूशन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में बात करता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थोड़ा सा और इसको और बड़ा करेंगे बिकॉज ये लास्ट वीडियो है और मैं इसमें ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। तो नाउ वी गोना टॉक अबाउट द इमर्शन इफेक्ट एग्जैक्टली में क्या होता है, जिसके ऊपर कई बार आपके ट्रूमन में, नीट में, एनसीईआरटी में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इमर्शन इफेक्ट क्या होता है, कई बार इस पे सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यस, हाय एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। अब हम लोग जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का आखिरी पार्ट सीखने, और ये आखिरी पार्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यस सर, और इस पे बेस्ड अपॉन जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों को नहीं समझ में आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप पूरा फोकस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप को ये वीडियो देख के आप थक गए हैं तो यू कैन ऑलवेज टेक अ ब्रेक। आप ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद आप फिर से इस वीडियो पे फोकस कर सकते हैं, है ना। सो आई जस्ट फिनिशेस माय lunch and then I am again working to finish this particular this is going to be the long video, I know, but chapter need to be completed and next chapter need to be started. Yes sir, here we go. Immersion effect के बारे में बात करते हैं। Immersion जो बंदा है, immersion is the name of a person, इन्होंने 1957 में एक ऑब्जर्वेशन किया था। कभी 1957 में इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था और उस ऑब्जर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने और उस ऑब्जर्वेशन का एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करने वाले हैं और उसके बाद ये भी पता लगाएंगे कि फाइनल कंक्लूजन क्या निकला था। दैट विल बी गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एवरीबॉडी, फोकस। इमर्सन ने एग्जैक्टली क्या किया था, इन्होंने क्लोरेला के सैंपल लिए थे, प्लांट के सैंपल लिए थे, कोई भी प्लांट, और इन्होंने प्लांट को 680 नैनोमीटर से नीचे का जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है वो प्लांट को दिया। यस, सो नंबर 1 पॉइंट, ही प्रोवाइडेड मतलब ही गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट जो 680 नैनोमीटर से कम है, लेस देन 680 नैनोमीटर की लाइट इन्होंने दिया। ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट मतलब उसमें विबग्योर प्रेजेंट रहेगा, VIBGYOR सारे लाइटें प्रेजेंट होंगी। यस सर। और मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक ही टाइप की लाइट होगी जो 680 से थोड़ा सा कम 660 नैनोमीटर की लाइट हम प्लांट को देंगे। इमर्शन ने भी यही किया। इमर्शन प्रोवाइडेड लेस देन 680 मतलब 660 का मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक ही कलर की लाइट उन्होंने प्लांट को दी। यस सर। इस पर्टिकुलर चीज को हम ग्राफ से भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जरा आप पहले ग्राफ को देख लीजिए, फिर हम इस फैक्ट पे, एक्सपेरिमेंट पे हम फिर से आते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का, जरा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस, एवरीबॉडी नो इट इज एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग यूज कर रहे हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट इज नथिंग बट दी वेवलेंथ ऑफ लाइट है। और वाई एक्सिस पे हम लोग सीख रहे हैं क्वांटम यील्ड, QUANTUMYIELD। बच्चों के लाइफ में जैसे क्वांटम यील्ड टर्म आता है बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं क्वांटम यील्ड होता क्या है। क्वांटम यील्ड का मतलब ये होता है कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके कितने अमाउंट ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या कितने कार्बन को यूज किया, प्लांट ने मतलब कितना फोटोसिंथेसिस किया, ये पता लगाने के लिए हम लोग क्वांटम यील्ड यूज करते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का? क्वांटम यील्ड का मतलब ये होता है कि ये कैलकुलेट करना कि प्लांट ने कितना फोटोसिंथेसिस किया। पक्का? तो प्लांट ने कितना फोटोसिंथेसिस किया ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है प्लांट ने कितना CO2 यूज किया,
और उतना ही CO2 स्टार्च में या कार्बन में फिक्स हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है फोटोसिंथेसिस करने के बाद प्लांट का वजन कितना बढ़ा, मतलब उसका वजन अगर अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो स्टार्च बनेगा, सेल्यूलोज बनेगा और प्लांट का वजन बढ़ेगा, तो उसका वेट कितना बढ़ा। यस सर। एक तीसरा तरीका होता है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, अगर प्लांट ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा तो ज़्यादा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा और ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा। सो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ उसके बेसिस पे भी हम इसको पता लगा सकते हैं। या सर। क्वांटम यील्ड मतलब कितना फोटोसिंथेसिस हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ, क्योंकि हर एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या जाता है, उसके होने के बाद जब एक ग्लूकोज बनता है तो 6 ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। यस सर। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो रहा है मतलब ग्लूकोज भी ज़्यादा बन रहा है, ऐसा आपको समझना है। तो क्वांटम यील्ड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन। डन, वेरी गुड। तो ये एक्स एक्सेस पे वेवलेंथ है जो 660, 680, 700, 720, 740 और ये क्वांटम यील्ड है 0.02, 0.04, 6, 8, 1, 1, 12 है ना। ओके। तो इमर्शन ने क्या किया एग्जैक्टली, ही प्रोवाइडेड द लाइट विच इज लेस देन 680 नैनोमीटर की लाइट उन्होंने प्लांट को दिया। तो इफेक्ट क्या हुआ, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस ड्रॉप्ड। इससे क्या हुआ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ड्रॉप हो गया। इस पर्टिकुलर फिगर में हम लोग वो मोनोक्रोमेटिक लाइट ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर होता है इट इज अ लेस देन 680 नैनोमीटर मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल ड्रॉप। यस सर। ये जो ड्रॉप है ये 660 नैनोमीटर पे होता है या 680 से कम की लाइट पे होता है। 680 पे या 660 पे कौन सी लाइट आती है, कौन से कलर की लाइट आती है, VIBGYOR, आर लास्ट में आता है। आर स्टैंड फॉर रेड, है ना। इसीलिए when a plant is given, ध्यान से सुनना, when a plant is given monochromatic light of less than 680 nanometer, the rate of photosynthesis will drop and this drop is called as a red drop, क्योंकि ये लाइट 660 नैनोमीटर की रेड रीजन में रहती है। सो इसको हम लोग बोलते हैं वी कॉल्ड रेड ड्रॉप। आपको ऐसा लग सकता है कि आप शायद फिजिक्स का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, बिकॉज थोड़ी ग्राफिक इसका फिजिक्स की तरह है ना, बट चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप समझने की कोशिश कीजिए, टेक्निकल है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ। अब इन्होंने क्या किया, इमर्शन ने क्या किया, इमर्शन ने प्लांट को शॉर्ट वेवलेंथ एज वेल एज लॉन्ग वेवलेंथ दिया, मतलब 680 से नीचे का भी लाइट दिया और 680 से ऊपर का भी लाइट दिया। नंबर 2, provided short and long वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब उन्होंने शॉर्ट एंड लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट प्लांट को दिया, प्रोवाइडेड शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग, लॉन्ग में हम मोर देन 680 नैनोमीटर आएगा और शॉर्ट में लेस देन 680 नैनोमीटर आएगा। यस सर। तो दोनों वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सडनली बढ़ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं बोथ लाइट गिवन शॉर्ट वेवलेंथ प्लस लॉन्ग वेवलेंथ। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया, एनहांस हो गया। यस सर, इज दैट क्लियर। इसको हम इमर्शन इफेक्ट बोलते हैं या हम इसको
इमर्शन एनहांसमेंट बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एनहांसमेंट बोलते हैं, या हम इसको इमर्शन इफेक्ट बोलते हैं. यस सर. सो व्हेन द प्लांट इज प्रोवाइडेड शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग, दैट इज less than 680 and more than 680 wavelength of light, rate of photosynthesis increases. This is called photosynthetic enhancement. Enhancement मतलब increase होना, enhance होना, बढ़ना. This is called photosynthetic enhancement, या इसको हम फोटोसिंथेटिक एनहांसमेंट बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं इमर्शन इफेक्ट. यही आपका टॉपिक था, इमर्शन. जाइएगा नहीं, आपको सीखना है क्यों ड्रॉप हुआ और क्यों बढ़ गया, ये आपको सीखना है, रीजन सीखना है. वेट. हाँ, दिस इज कॉल्ड इमर्शंस इफेक्ट. तो जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे अब, तो इससे रिलेटेड सवाल जरूर आपको मिलेंगे. आप ये ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, आपको अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे. अब ये सीखने की कोशिश करते हैं कि 680 के नीचे ऐसा क्या है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो गया, और उसको हम रेड ड्रॉप बोलते हैं. और 680 और 680 के नीचे और ऊपर दोनों लाइट दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एनहांसमेंट. क्यों बढ़ गया फोटोसिंथेसिस, और इसको हम बोलते हैं इमर्शन इफेक्ट. इमर्शन इफेक्ट क्यों नजर आता है. तो चलो कंक्लूजन बात करते हैं. नंबर 3 पॉइंट, कंक्लूजन. तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, मतलब आप कुछ बता सकते हो. चलो मैं लाइव हूं, चैट करके बताओ कि क्यों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया जब शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों लाइट मिली, लेकिन 680 से नीचे मिला तो नहीं बढ़ा, कम हो गया. वेरी गुड, सही जवाब, वेरी गुड. जवाब देते जाओ. पहले क्या सही जवाब, कुछ दिए ही नहीं आपने. यस, चलो मैं आंसर देने जा रहा हूँ. आप वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सोच सकते हो, तो आपका माइंड डेवलप होगा. देखिए बच्चों, प्लांट के अंदर 2 फोटो सिस्टम है. कंक्लूजन ये है कि 2 फोटो सिस्टम वर्क. प्लांट के अंदर 2 फोटो सिस्टम वर्क करते हैं. एक है फोटो सिस्टम 1 और एक है फोटो सिस्टम 2, है ना. फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करता है टिल 700 नैनोमीटर, मैक्सिमम ये 700 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब करता है. फोटो सिस्टम 2 टिल 680 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करता है. अगर आप 680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ ऑफ लाइट देते हैं, है ना, तो फोटो सिस्टम 1 कभी भी काम करना बंद कर देगा. जब आप यहाँ पे लाइट देते हैं लेस देन 680 नैनोमीटर, PS1 को, PS1 700 तक काम करता है, लेकिन आप उसको 660 का दे रहे हो, तो PS1 काम करेगा क्या, तो काम नहीं करेगा. PS1 विल नॉट वर्क. PS1 मतलब फोटो सिस्टम 1 700 पे काम करता है, 700 तक काम कर सकता है, तो आप 660 दे रहे हो, तो वो बेस्ट तरीके से काम नहीं करेगा. तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप होगा. लेकिन अगर आप शॉर्टर वेवलेंथ एज वेल एज अ लॉन्ग वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ एज वेल एज अ लॉन्ग वेवलेंथ, जब आप दोनों लाइट देते हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सडनली बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज उस समय why there is a immersion effect? Immersion effect is there because immersion effect में PS1 काम करेगा क्योंकि आप लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रहे हो. PS2 will also function because of short wavelength of light भी दे रहे हो. So why immersion effect is seen? Because both photo system will function. Because
बिकॉज फॉर बोथ फोटो सिस्टम विल फंक्शन, है ना। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 680 से कम दोगे तो फोटो सिस्टम 1 काम नहीं करेगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो जाएगा। ये रेड लाइट पे ड्रॉप होता है इसलिए रेड ड्रॉप। लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ 680 और 700 दोनों दोगे तो दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे। दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। ये ग्राफ ब्लू कलर में नजर आएगा, ये ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा। वाओ, फैबुलस फैबुलस लेक्चर। मुझे समझ में आ गया यार, मुझे समझ में आ गया। मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो कैसा लगा आपको ये लंबा सा वीडियो, ज़रूर कमेंट कीजिए। और क्या कमेंट करोगे? गुड, इतने पे आप फोकस कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर हम आगे ज़रूर मिलेंगे आपको। यस सर, फिलहाल के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।